हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे फाइनेंशियल फ्रीडम बुक के बारे में, रिच डैड पुअर डैड, जिसके लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी। इसका आज हम पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं। 20 साल से पहले बिटल्स ने 1 जून 1997 को सर्जेंट पॉपुलर नेनाली अवार्ड्स क्लब में एल्बी रिलीज किया था। यह तुरंत सफल हो गया, वाणिज्यिक और आलोचनात्मक सफलता के शिखर पर पहुंच गया और ये एल्बम इंग्लैंड में एल्बम चार्ट के शिखर पर 27 सप्ताह रहा है। अमेरिका में 15 सप्ताह तक नंबर 1 रहा है। टाइम मैगजीन ने सर्जेंट पेपर को संगीत की प्रकृति में एक ऐतिहासिक मोड़ कहा था। इसने 1967 में 4 ग्रैमी अवार्ड्स जीते थे, साथ ही एल्बम ऑफ द ईयर भी जीता था। ये सम्मान पाने वाला ये पहला रिकॉर्ड एल्बम था। रिच डैड पुअर डैड मेरे 50वें जन्मदिन पर 18 अप्रैल 1997 को रिलीज हुई थी। ये रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित है। ये इनके खुद के शब्द हैं। द बिटल्स कहानी के विपरीत ये पुस्तक तुरंत सफल नहीं हुई, ना तो वाणिज्य की दृष्टि से ना ही आलोचनात्मक दृष्टि से। वास्तव में पुस्तक के प्रकाशन और इसके बाद उठे आलोचनात्मक के तूफान में एकदम विपरीत थे। रिच डैड पुअर डैड के मूल थे स्वयं प्रकाशित किया गया था, क्योंकि हम भी जिस पुस्तक प्रकाशक के पास गए वह हर किसी ने मेरी पुस्तक को ठुकरा दिया। अस्वीकृति ने कुछ पत्रों में इस तरह की टिप्पणियां थी, आप ये नहीं जानते कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैंने सीखा कि ज़्यादातर प्रशासक मेरे अमीरी डैडी के बजाय मेरे उच्च शिक्षित गरीबी डैडी की तरह अधिक थे। ज़्यादातर प्रशंसक मेरे पैसों के बारे में और मेरे अमीर डैडी के सबके सहमत नहीं थे, मेरे गरीब डैडी की तरह। और इसके 20 साल पहले की कहानी। 1997 में रिच डैड पुअर डैड एक चेतावनी थी। भविष्य के बारे में सबको पुस्तक की थी। 20 साल पहले संसार के करोड़ों लोगों मेरे अमीर डैडी की भविष्य के बारे में चेतावनी और सबको बारे में ज़्यादा जागरूक हो चुके थे। 20 के दूरदर्शिता में ये पाया गया कि कई लोग उनकी सबक भविष्यदर्शी थे। भविष्यवाणी सच तो कई, परंतु कुछ सबक ये थे। अमीर डैडी का सबक पार्ट 1। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। 20 साल पहले कई प्रशासकों ने मेरी पुस्तक को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वे अमीर डैडी के पहले सबक से सहमत नहीं थे। आज लोग अमीर और बाकी हर व्यक्ति के बीच की बढ़ती खाई के बारे में मैं ज़्यादा जागरूक हूँ। 1993 और 2010 के बीच अमेरिका की राष्ट्रीय आमदनी में 50% से ज़्यादा वृद्धि सबसे दौलतमंद 1% लोगों के पास गई है। तब से स्थितियाँ बेहतर हुई हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के अर्थशास्त्रियों ने पाया है कि 2009 और 2012 के बीच की 95% आय उन्हीं सबसे दौलतमंद एक व्यक्तियों के पास गई है। इससे ये सबक है कि आय में वृद्धियों कर्मचारियों को नहीं, उद्यमियों और निवेशकों के पास जा रही है, उन लोगों के पास नहीं जो पैसे के लिए काम करते हैं। अमीर डैडी का सबक क्या है? बचत करने वाले पराजित होते हैं। 20 साल पहले ज़्यादातर प्रशासक अमीर डैडी को इस तरह सबक से पुरजोर तरीके से असहमत थे। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए पैसे बचाना धर्म, गरीबी से आर्थिक मुक्ति और कूट संसार से सुरक्षा पाना है। कई लोगों को तो ऐसा लगा कि जैसे बचत करने वालों को पराजित कहना ईर्ष्या निंदा है। एक चित्र है 19 मार्च चार्ट में दिखाया गया है कि जॉन स्टलियन एवरेज के 120 सालों के चार्ट पर नज़र डालें तो 1895 से 1955 तक का चार्ट एक समान रहा है, और 1855 के बाद और 2015 तक के बहुत से बदलाव आए और चार्ट ऊंचाइयों को छू रहा था। वहीं आगे नज़र डालें तो अमीर नोट छापना क्या है। नीचे दिए गए चार्ट में ये क्रैश के बाद अमेरिका और फेडरल रिजर्व बैंक ने नोट छापना शुरू कर दिया था। अमीर को बचाना। 2000 में से 2016 के बीच अर्थव्यवस्था को बचाने के नाम पर पूरे संसार में बैंक ब्याज दरों में कटौती करते रहे।
नोट छापते रहे। हालांकि हमारे लीडर हमें ये विश्वास दिलाना चाहते थे कि वे संसार को बचा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि अमीर लोग खुद को बचा रहे हैं और गरीब तथा मध्यम वर्ग को बस के नीचे फेंके जा रहे हैं। आज कई देशों में ब्याज दर शून्य से भी कम है, इसलिए बचत करने वाले पराजित होते हैं। आज संसार में सबसे ज़्यादा पराजित लोग गरीब और मध्यम वर्गीय हैं, जो पैसे के लिए काम करते हैं और पैसे बचाते हैं। अमीर डैडी का सबक: आपका मकान आपकी संपत्ति नहीं है। 20 साल पहले 1997 में मुझे अस्वीकृति की पर्ची भेजने वाले हर प्रशंसकों ने अमीर डैडी को इस तरह सबक की आलोचना की कि आपका मकान आपकी संपत्ति नहीं है। 10 साल बाद जब 2007 में जब सम प्राइम कर्जदारों ने अपने सम प्राइम मॉर्गेज की किस्त चुकाना बंद कर दी, तो संसार का लिए रियल एस्टेट एवरेज बुलबुला गया और करोड़ों मकान मालिकों को इस सबक की सच्चाई करोड़ तरीके से पता चली कि उनका मकान सचमुच संपत्ति नहीं था। तो इसकी असली समस्या क्या है? ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि रियल एस्टेट क्रैश वास्तव में रियल एस्टेट क्रैश नहीं था। रियल एस्टेट क्रैश गरीब लोगों की वजह से नहीं हुआ था, ये तो अमीरों की वजह से हुआ था। अमीरों ने वित्तीय जुगाड़ करके डेरिवेशन नामक प्रोडक्ट बनाया, जिन्हें वॉरेन बफे ने सामूहिक वित्तीय विनाश का हथियार कहा गया है। जब सामूहिक विनाश ने इन वित्तीय हथियारों में विस्फोटक हुआ तो रियल एस्टेट मार्केट क्रैश हो गया था और दोष गरीब सनप्राइज और कर्ज लेने वाला पर मटा गया। 2007 में वित्तीय डेरिवेशन में लगभग 17 ट्रिलियन डॉलर थे और ये आज अनुमान लगाया जा सकता है कि वित्तीय ट्रिलियन के में 1.2 ट्रिलियन डॉलर हैं। दूसरे शब्दों में ये समस्या कम नहीं हुई बल्कि ज़्यादा बढ़ गई। अमीर डैडी का सबक: अमीर लोग कम टैक्स क्यों देते हैं? 20 साल पहले जब कई प्रशासनों ने ये उजागर करने के लिए रिच डैड पुअर डैड की आलोचना की थी, तो अमीर लोग टैक्स में कम कैसे और क्यों देते हैं? एक ने कहा कि ये सबक गैर कानूनी है। 10 साल बाद 2007 में जब राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पूरे गवर्नर मिट रोमनी के खिलाफ पुनर्चुनाव के लिए खड़े हुए थे, जब ये उजागर किया गया कि राष्ट्रपति ओबामा ने अपनी आमदनी का लगभग 30% टैक्स में दिया और गवर्नर रोमनी ने 13% से कम दिया है, तो मिट रोमनी की वे नीचे गिरने वाली ढलान शुरू हुई, जिसके बाद वे चुनाव हार गए। एक बार फिर टैक्स 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में केंद्र बिंदु बन गया। मिट रोमनी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कानूनी रूप से कम टैक्स क्यों देते हैं? ये पता लगने के बजाय अमीर और गरीब मध्य को नाराज हो जाते हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए टैक्स कम करने का वादा करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अमीर लोग टैक्स में हमेशा कम चुकाएं। अमीर लोग कम टैक्स देते हैं। इसका कारण अमीर डैडी के सबक क्रमांक 1 में मिलता है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब तक कोई व्यक्ति पैसों के लिए काम करता है, वह टैक्स चुकाएगा। जब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार में हिलेरी क्लिंटन और अमीरों पर टैक्स बढ़ाने का वादा कर रही थी, तब वह असली अमीरों पर नहीं बल्कि ऊंची आमदनी वाले लोगों जैसे डॉक्टर, अभिनेता, वकीलों और टैक्स बढ़ाने वाला वादा कर रही थी। 20 साल पहले हालांकि रिच डैड पुअर डैड पर तुरंत सफल नहीं हुई। जैसे ही द बीटल्स सर्जेंट पेपर एल्बम हुआ था, लेकिन रिच डैड पुअर डैड वर्ष 2000 तक ये न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में पहुंच गई थी और लगभग 7 साल तक ये सूची बनी रही। इसके अलावा वर्ष 2000 में ओपरा विन्फ्रे का फोन आया। मैं पूरे 1 घंटे तक ओपरा था कार्यक्रम में रहा कि और जैसे लोग कहते हैं, बाकी इतिहास है। रिच डैड पुअर डैड इतिहास की नंबर 1 व्यक्तिगत वित्त पुस्तक बन चुकी है और आज पूरे संसार में रिच डैड सीरीज की लगभग 14 करोड़ बुकें बिक चुकी हैं। 4 करोड़ पुस्तकें बिक चुकी हैं आज तक। क्या सचमुच कोई अमीर डैडी थे? करोड़ों लोगों ने पूछा है, क्या सचमुच कोई अमीर डैडी थे? इस प्रश्न का जवाब
रोबोट देने के लिए कहा कि अमीर डैडी के बेटे माइक की बातें सुन सकते हो, जब वे रिच डैड रेडियो शो पर अतिथि के रूप में आए थे। रिच डैड ग्रेजुएट स्कूल है नहीं, रिच डैड पुअर डैड यथासंभव सरल लिखी हुई